हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि कुछ कारण हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में, फिर रेडिएशन के बारे में, अगर समय बच पाता है तो हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन के बारे में। तो कन्वेक्शन किस तरह से होता है, कन्वेक्शन कहाँ होता है, ये हम सभी को पता है बेसिकली। और कन्वेक्शन में कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाता है, उसके अलावा कन्वेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन हमें पता है, लेकिन फिर भी उस पर हम लोग एक दृष्टिपात करेंगे। और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे रेडिएशन के आगे क्या, कौन सा लॉ यूज होता है, इत्यादि इत्यादि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तो कन्वेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो कन्वेक्शन कहाँ होता है? कन्वेक्शन होता है लिक्विड, फ्लूइड में, फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मतलब क्या होता है? विच फ्लोज। ठीक है, एनीथिंग दैट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका लिक्विड और दूसरा होता है गैस। ये स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है। इसको एयर, वाटर, स्टीम इत्यादि समझिएगा, वो एक एग्जाम्पल में आते हैं। ये सेट है, वो सब सबसेट में आते हैं या उसके कंपोनेंट में आते हैं। अब कन्वेक्शन जो होता है उसमें वो कैसे होता है, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बता के समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए, ये मान लीजिए एक सरफेस हो गया जिस हीटेड है। मान लीजिए कि इसकी टेम्परेचर है टी एस मतलब टी ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस, और यहाँ पे टी एम्बियंट है या टी इन्फिनिटी है। टी इन्फिनिटी का मतलब एम्बियंट टेम्परेचर है। तो एम्बियंट टेम्परेचर है, तो इसमें कैसे होता है, इसका मोड मतलब क्या है, कैसे होता है? देखिए, तो यहाँ पे कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और इतने पास या दूर दूर होंगे, फिर कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ इधर होंगे, इधर उधर आपके एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एयर मॉलिक्यूल्स में होता क्या है कि ये सबसे क्लोज वाली जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, उनमें जो हीट जाएगी वो होगी कंडक्शन प्रोसेस से। आप सीधे सीधे देख रहे हैं, स्पर्श हो रहा है कंडक्शन प्रोसेस से। अब ये हीट होगी तो हमें पता है कि हीट हो जाते हैं कोई चीज, गैस वगैरह, तो वो ऊपर उठता है। कोई भी फ्लूइड या मतलब फ्लूइड मतलब गैस या लिक्विड, वो हीट हो जाता है तो ऊपर उठता है, और जो ठंडा होता है वो नीचे सेटल होता है। तो अब क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब ऊपर भागेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, तो ये जगह खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी तो ये खाली जगह को भरने के लिए अगल बगल के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसमें। तो ये आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये हीट हो जाएंगे इसी प्रोसेस, फिर ये खाली होंगे, तो एक साइकिल चलते रहता है। तो इस साइकिल में जो आपका मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ऐसे दिखाया जाता है कि ऐसे हो रहा है मूवमेंट आपका। और मूवमेंट से क्या होगा कि ये जो हीट है, इस हीट को ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पहुंचा देंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सरफेस से हटा लेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? प्रोसेस है इसमें, एक है कंडक्शन। तो कन्वेक्शन इज इक्वल टू, इसको रेड से लिखता हूं तो सुंदर दिखेगा हमें, कन्वेक्शन इज इक्वल टू कंडक्शन। यहाँ पे कंडक्शन हुआ तो ये हो गया कंडक्शन। और ये जो प्रोसेस हो रहा है कि मॉलिक्यूल बल्क मूवमेंट जो हो रहा है, बल्क मतलब समझ ना, ज्यादा संख्या में। बल्क मतलब एक सिंगल एटम का मूवमेंट बल्क नहीं होता, बहुत सारे एटम्स का मूवमेंट या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बल्क होता है। तो बल्क मूवमेंट जो हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एडवेक्शन। उसको कहा जाता है एडवेक्शन, ADVECTION। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? कन्वेक्शन। इसका कन उठा लिया जाता है, इसका वेक्शन उठा लिया जाता है, बन जाता है कन्वेक्शन। तो ये प्रोसेस होता है आपका फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होने का। तो हम इतना समझ गए। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कन्वेक्शन जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो होता है 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार क्या क्या होता है? एक होता है फ्री कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो हम लोग फ्री कन्वेक्शन पे पहले आते हैं। मतलब फ्री कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन इतना डिटेल भी नहीं जाएंगे। मतलब फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका फ्री कन्वेक्शन, जो फ्री में होता है और फोर्स कन्वेक्शन जो फोर्सफुली होता है। अब ये क्या होते हैं, इस पे आया जाए, फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम जाएगा, उतने देर के लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ओह सॉरी, ये आईफोन है, इसमें पॉज का सिस्टम नहीं दिया है, क्या किया जा सकता है। चलिए आपके साथ साथ ड्राइंग करते रहते हैं। तो हम लोग पहले आते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन पे।
तो फोर्स कन्वेक्शन का ड्राइंग मैं यहाँ करता हूँ। एक हीटेड सरफेस हो गया, एक सरफेस है जिसका टेम्परेचर हम लोगों ने मान लिया कि ये हीटेड है, एटमॉस्फेयर से अधिक है, वो एक वर्टिकल वाल हो गया। और वर्टिकल वाल है तो इसमें हीट है, इससे हीट निकलेगी, तो खैर हीट बाद में बताएंगे। तो क्या होता है कि ये इसका टेम्परेचर हो गया टी एस, टी ऑफ सरफेस टी एस, और यहाँ टेम्परेचर हो गया टी इन्फिनिटी, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया जो इन्फिनिटी है। हाँ, और क्या होता है कि जो एयर है इसके साथ पास में आएगा, वो क्या करेगा, ऊपर भागेगा। कहाँ भागेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो इसको भरने के लिए यहाँ से एयर का सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से एयर सप्लाई हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते आपका ये ऊपर की ओर एयर का मूवमेंट होगा। और ये कौन सा होगा, हमें पता है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। हीट इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे कंडक्शन के माध्यम से। यहाँ से हीट क्यू एस है ना, क्यू एस मतलब क्या होता है, क्यू ऑफ सरफेस है ना, यहाँ से इसमें आ रही है और इधर जा रही है। और ये साथ साथ ये जो आपका क्या कहते हैं, ये मूवमेंट हो रहा है, ये बल्क में हम लोग देखेंगे तो ऐसे मूवमेंट होगा। कैसे मूवमेंट होगा, ये वाले जो एयर है जो ऊपर जाएगी और उधर से जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे करके आपका मूवमेंट होता है और हीट ट्रांसफर होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए एग्जाम में लिखना होता है ना, आप चाहे सिविल सर्विसेज दें चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज दें, आपका ऑप्शनल सिविल सर्विसेज में मैकेनिकल रहे या कहीं पे भी आप कोई भी डायग्राम बनाए तो उसमें लिखा जाता है फिगर, फिगर FIG, और उसके बाद से वहाँ पे लिखा जाता है फ्री कन्वेक्शन। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये बस सिस्टम से करने का ही हमें मार्क्स मिलता है। तो जितना सिस्टमेटिक काम करेंगे उतना अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, उतने अच्छे अंक मिलेंगे आपको। अब फोर्स कन्वेक्शन पे आते हैं। फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन का अर्थ होता है कि फोर्सफुली उसको किया गया, मतलब एक्सटर्नल माध्यम से उसको हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं। अब एक हम लोग सरफेस ले लेते हैं, इसी को मान लीजिए, ठीक है, ये सरफेस हम लोग हॉरिजॉन्टल है। ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं आपके कि फ्री कन्वेक्शन में हम लोग क्या दिखाते हैं, ये वाला वर्टिकल सरफेस दिखाते हैं, और फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाते हैं। क्योंकि ये टिपिकल एग्जांपल्स है, इसमें एक्सप्लेन करना आसान होता है, इसीलिए हम लोग करते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इसका टेम्परेचर Ts है। दोनों ही केस में हम लोग मान लेते हैं कि Ts इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी, मतलब सरफेस हीटेड है। तो हीटेड सरफेस है, तो अब क्या है कि हम लोगों ने एक फैन लगा दिया, यहाँ पे एक फैन लगा दिया, ये हो गया हमारा फैन, और ये मोटर से अटैच हो गया और इत्यादि इत्यादि। तो ये फैन क्या करेगा कि मूव करेगा, तो एयर को ब्लो करेगा, एयर यहाँ से ब्लो होगी इस सरफेस पे, तो एयर ब्लो करेगी इस पे तेजी में। तो क्या होगा कि ये जो हीट है वो आपका निकलना शुरू होगा। तब उसमें क्या होगा, हम लोगों ने देखे कि हीट जो है ये QS, तो यहाँ पे जो एयर का मॉलिक्यूल्स होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उसको हीट दिया, जैसे ही हीट दिया तब तक वो फैन के प्रेशर के कारण वो आगे चला गया, तो दूसरा एयर आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो इससे क्या होगा कि हीट ट्रांसफर रेट फास्ट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट फास्ट हो जाएगा। और QS तो आपका निकल ही रहा है, तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा इस साइड भागेगा, मतलब ऐसे भागेगा, फिर ये घूम के इसके पीछे से आएगा या एक्स्ट्रा एयर से आएगा। तो क्या होगा कि ये कंडक्शन से इसको हीट दे ही रहा है, तब तक वो आगे बढ़ गया। तो ये एयर का मॉलिक्यूल यहाँ से टकराते हुए, मान लीजिए लैमिनार फ्लो है, एकदम स्मूथली यहाँ से सीधे सीधे जा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं भाग रहा है, तो वो यहाँ से वहाँ पूरा हीट लेते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत फास्ट हो जाता है ये। तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या हो जाता है कि हमारा फ्री कन्वेक्शन के रिस्पेक्टिवली हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। अब हम लोग आते हैं इसके गवर्निंग इक्वेशन पे, कौन से इक्वेशन से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्वेक्शन को। तो कन्वेक्शन में फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन दोनों के लिए ही मूलतः एक ही इक्वेशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसी से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो हम लोग को चाहिए। आगे डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो बहुत मिलेगा। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन दोनों में ही यूज होने वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आपका ये Q इज इक्वल टू H बार A डेल्टा T। तो H बार और H क्या है सब मैं आपको बताता हूँ। वेयर हम लोग इंजीनियर लोग लिखते हैं, ये हम लोग का बेसिक चीज है। वेयर Q क्या है, तो Q है हीट या हीट ट्रांसफर रेट या हीट फ्लो रेट है ना। हीट क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, हाँ हीट रेट मान लीजिए
या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर रेट इसको कहेंगे। और ये कितना में होगा, ये हम लोग का हो जाएगा वाट में, ठीक है। वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, जो मैंने गलती किया था और उसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो चीज हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है एच बार, है ना। पहले एच लिखते हैं, एच क्या होता है, एच हो जाता है आपका लोकल क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एच क्या होता है, एवरेज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हाँ, लोकल कन्वेक्शन यहाँ लग जाता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और एच बार जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, एच बार मतलब एवरेज, एवरेज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। उसके बाद आ जाता है हम लोग का ए क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड या सरफेस एरिया ऑफ फॉर हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये सरफेस एरिया हो गया आपका। और अगला आ जाता है हम लोग का डेल्टा टी। डेल्टा टी सिंपल है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हीट ट्रांसफर रेट हमें पता है वाट में है, ठंडी बहुत है। और H जो है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। तो H जो है, पिछले हम लोग इक्वेशन फोरियर लॉ वाला जो देखे थे कंडक्शन वाला, तो उसमें क्या था, K था। तो K हीट ट्रांसफर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग H यूज कर रहे हैं, इसका मटेरियल की प्रॉपर्टी ये नहीं है। H जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। H जो है वो डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पे। पहला चीज़ ये है कि आपका सरफेस एरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक कनकेव एरिया ले लें, एक क्लोज्ड एरिया ले लें और यहाँ से एयर फ्लो कराएं हम लोग, तो ये पूरा अच्छा से कवर नहीं कर पाएगा, तो इसका एच कम होगा, मतलब हीट ट्रांसफर उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम लोग खुला सरफेस ले लें और इस पर से फ्लो कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एच जो है वो कम हो जा रहा है और इसका एच ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, एक चीज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इस पे मास फ्लो रेट कितना है, मतलब एयर की स्पीड अगर बढ़ जा रही है, अगर मान लीजिए कि वी ऑफ एयर यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे वी ऑफ एयर कुछ और है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है। तो पहला चीज किस पे डिपेंड किया, सरफेस ज्योमेट्री। तो अब हम लोग का एच जो डिपेंडेंट है वो किस पे, सरफेस ज्योमेट्री, सरफेस ज्योमेट्री, सरफेस की ज्योमेट्री कैसी है। और अगला क्या होता है हम लोग का, अगला आता है हम लोग का फ्लो, फ्लो रेट, फ्लो रेट ऑफ एयर। बहुत सारे फैक्टर्स पे, मुख्यतः एयर फैक्टर्स हो गए। और अगला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन या फ्लो रेट या फ्लूइड मोशन। नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन ज्यादा साइंटिफिक रहेगा लिखना, नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन, कि मान लीजिए कि कैसा है नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन, नेचर कैसा है, टर्बुलेंट है कि लैमिनार है। टर्बुलेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा, लैमिनार है तो उतना अच्छा फ्लो नहीं करेगा, हीट मतलब उतना एच बढ़ जाएगा टर्बुलेंट में। और उसके बाद क्या है, नेचर, मान लीजिए इसमें स्पीड भी आ जाता है कि स्पीड क्या है आपकी एयर की, या जो मीडियम है जो फ्लूइड है उसका ये वो क्या है, स्पीड क्या है। और अगला क्या है कि टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड भी इसी में आ जाता है, कि भाई मान लीजिए कि अगर हम लोग जो सरफेस की टेम्परेचर है उसी के टेम्परेचर के साथ वाली, मान लीजिए 100 डिग्री सरफेस का टेम्परेचर है, उस पर से 20 डिग्री वाली हवा को पास करा रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की सरफेस है, उस पर हम लोग 95 डिग्री के एयर को पास करा तो हीट ट्रांसफर उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी कम है, ये उस पर भी डिपेंड कर जाता है। और अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, कितनी विस्कोसिटी है उसकी, हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी कितनी है। तो अगला चीज क्या आ जाता है हमारा, ये एच किस पे डिपेंड हो जाता है, थर्ड चीज है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये एच किस पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या है, और बल्क फ्लूइड वेलोसिटी, जो मैं इसी में बता चुका हूँ लेकिन अलग पॉइंट में इसमें बुक में बताया हुआ है, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी, ये उस पे भी है। तो आपका ये जो H है वो K से किस तरह से डिफरेंट है आपको समझ में आ गया है, और ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है ये भी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार, तो एग्जाम में भी दिया जाता है। अब आता है शब्द आता है लोकल, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लोकल लिखा और यहाँ पे एवरेज लिखा है, इसीलिए बार लगा दिया। तो लोकल क्या है, अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई
ये मान लीजिए कि एक सरफेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ऐसे लंबा था, यहाँ से वहां तक था। तो लोकल का मतलब है कि इतना चीज डिपेंड करता है भाई, यहाँ पे सरफेस ज्योमेट्री चलिए मान लीजिए सेम है, तो नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो एयर फ्लो है एकदम स्मूथ हो रहा हो, लेकिन आगे जाकर ट्रांजिशन करके फिर टर्बुलेंट हो गया हो। हाँ, तो यहाँ पे एच दूसरा आएगा, यहाँ एच दूसरा आएगा, यहाँ एच दूसरा आएगा, यहाँ H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, एच। हाँ, और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बल्क फ्लूइड वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हाई होगी, यहाँ वेलोसिटी लो होगी। तो इसके के कारण क्या होता है कि जनरली हम लोग पाते हैं कि जो एच होता है ना, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, हर जगह अलग होता है, तो वो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए एवरेज वाला लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN अपॉन n कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज निकल जाता है। तो हम लोग उसको एवरेज से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें समझ में आ गया क्या क्या होता है। अब हम लोग समझ जाएंगे ए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो हम लोग बच्चे भी समझ जाएंगे क्या होता है इसमें। सरफेस एरिया, इस एरिया का जो सरफेस एरिया है वो इस सरफेस का। और ये डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा उसी के अनुसार आपका हीट फ्लो भी होगा। मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो उतना हीट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस की हवा को पार कराया जाता है, तो वो हीट ट्रांसफर अच्छा होगा क्योंकि क्या टेम्परेचर डिफरेंस अधिक है। मतलब 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, तो ये ज़्यादा है, अधिक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर अच्छा होगा। यहीं पे हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस की एयर को ब्लो कराएंगे तो 100 माइनस 95 इज इक्वल टू 5, जो कि बहुत कम वैल्यू है, तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहाँ से पूछता है। एक तो आपका कंफ्यूजन हम लोग को होगी एच और एच बार में, ये मुझे भी होती थी, सबको होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लोकल क्या है, एवरेज क्या है। और दूसरा चीज़ होता है कि हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो इस पे से आएगा, एच किन चीज़ों पे निर्भर करता है। एच इन 4 चीज़ों पे मुख्यतः निर्भर करता है। कैसे करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों का क्या आता है, हाँ यूनिट। अब यूनिट क्या होती है एच की, मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि के की यूनिट कैसे निकालनी है, और मैंने बताया था वाट पर डिग्री सेल्सियस था, है ना, वाट पर मीटर कुछ ऐसा था। देखते हैं, भूल गया हूँ, उसको देखूंगा तो याद हो जाएगा। क्या हो गया, प्रैक्टिस मेरी छूट चुकी है, इसको मैं एक्चुअली बिजनेस में लग चुका हूँ। तो मुझसे आप सामान का दाम पूछिएगा तो मैं आसानी से बता दूंगा, जैसे हॉर्लिक्स क्या रेट है इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये सब थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, लेकिन प्रैक्टिस से फिर आ जाएगा। तो चलिए, ये भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। हाँ, तो इसी को किसी तरह मिटाते हैं हम लोग। तो हम लोग का अब अगला क्या है, यूनिट, है ना, यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका टेक्निक होता है हाँ, कि सबसे अच्छा है कि सबका यूनिट लिख दो। जैसे ये वाट हो गया हीट का, एच का हमको निकालना ही है तो यहाँ छोड़ दिया जाए जगह। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और डिग्री ये केल्विन में ले लें या फिर आप सेल्सियस में ले लें। तो आपका क्या आएगा, एच बार के लिए एच बार ही मान के चलो, एच बार लिख देते हैं ये। हाँ, तो एच बार इज इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते, यही मैं बता रहा था। और हम लोग के की वैल्यू निकाले थे तो क्या था, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी था। तो इसका क्या हम लोग निकालेंगे, वाट इज इक्वल टू माइनस के है तो के लिख देंगे, हम माइनस हटा देंगे, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी का हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो सेम ही आ रहा है, के ए डेल्टा टी डी टी बाई डी एक्स, के डी टी बाई डी एक्स था, डी टी बाई डी एक्स था, सॉरी, ये मीटर स्क्वायर था, ये केल्विन बाई मीटर हो गया, तो मीटर से ये कैंसिल था। तो केल्विन के का वैल्यू क्या आ जाता था यूनिट, वाट पर मीटर केल्विन। तो हमने बताया था पिछले बार वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला सही है कि ये सही है, दोनों ही सही है, जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसको वैसे ही यूज किया जा सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। तो हम लोग कन्वेक्शन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग रेडिएशन पे आएंगे। तो रेडिएशन के लिए इस बोर्ड को थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी,
स्प्रेयर साथ नहीं दे रहा है, इसमें पानी हल्का डाल के और काम बढ़ाया जाए। तो मैं बोर्ड साफ करते करते आपको बताते रहूँगा कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। अब देखिए बहुत अच्छी सफाई हो रही है। तो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेडिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड या फ्लूइड में कन्वेक्शन होता है, और रेडिएशन जो होता है वो उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है जैसे एयर में भी रेडिएशन होता है और ये मतलब वैक्यूम में भी होता है, तो उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो रेडिएशन पे हम लोग आते हैं। रेडिएशन क्या होता है और ये क्यों होता है? जैसे कि हम लोगों ने कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया, अब रेडिएशन फेनोमेना कैसे होता है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन जो है वो कैसे होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना है, हाँ, या फोटोन के मूवमेंट पे डिपेंडेंट फेनोमेना है। तो इसमें होता है क्या कि एक बॉडी है वो हीट को रेडिएट करती है, हाँ, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कुछ सफिशिएंट है, मान लीजिए ये कोल्ड बॉडी है, फिर भी ये हीट को रेडिएट कर देती है, बहुत कम होता है, निग्लेजिबल, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगी। तो क्या होता है कि इसको कितना करती है, इसके लिए सबसे हम लोग सिंपल समझ सकते हैं। ये क्या करता है कि इसका मान लीजिए कुछ टी एस है, ये बॉडी हो गई, बॉडी कुछ भी, इसका टेम्परेचर टी एस है, तो ये क्या करेगी कि हीट को यहाँ से चारों ओर अपने हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगी। ये भी एक सरफेस फिनोमेना है, ये भी सरफेस ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये चारों ओर अपने हीट को रेडिएट करती है। हर वो सब्सटेंस जो इस संसार में है उससे कुछ रेडिएशन होता है, हीट रेडिएट होता ही है, बहुत कम हो ज़्यादा हो हम लोग को उस हिसाब से दिखता है। तो अब क्या है कि सामने कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होगा, ये अपना हीट इसको रेडिएट करेगी, ऐसे ही करके होगा। अब ये कौन से लॉ से वो होता है, क्या कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसमें कौन सा लॉ होता है आपका, स्टीफन बोल्ट्जमैन, BOLTZMANN लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ये एक्सप्लेन होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है हम लोगों का Q इज इक्वल टू Q emitted max Q बार मतलब रेट, हाँ, इज इक्वल टू सिग्मा AS/TS टू द पावर 4, सिग्मा AS/TS टू द पावर 4। थोड़ा बहुत मुझे बार बार बुक्स देखना पड़ रहा है, प्रैक्टिस छूट गया, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर आ जाएंगे हम लोग, फिर में कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा मोटा होता रहता है। तो वेयर तो हम लोग का आना ही आना है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो इसको कहेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 567 इंटू 10 टू द पावर 8, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8, -8 तो नहीं ना होता, क्या होता है, हाँ -8 होता है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे, बस यही निकाल के लिखेंगे, अभी से यूनिट छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, हम लोग निकालेंगे। अगला क्या है, AS क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है हम लोगों को पता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और TS क्या है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, और ये किस में आएगा, हमारा केल्विन में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे केल्विन में ही यूज होगा, डिग्री सेल्सियस यूज कभी नहीं करना है। एक चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्शन में हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज कर लेंगे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही आपका केल्विन में रखने पे आएगा, दोनों को ही रखना होगा। सरफेस टेम्परेचर भी सेल्सियस में रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या दूसरे बॉडी का टेम्परेचर भी सेल्सियस में होगा, दोनों केल्विन एक सेल्सियस ऐसा नहीं हो सकता,
या तो दोनों केल्विन में रहेंगे या तो दोनों सेल्सियस में। टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। फिर कन्वेक्शन में भी टेम्परेचर डिफरेंस पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक अलग फिनोमेना है, ये फिनोमेना है एमिशन, ठीक है। ये हीट कितना एमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है ये बॉडी, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, इसके सरफेस का टेम्परेचर, यहाँ डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ केल्विन ही यूज होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, यहाँ पे आप सेल्सियस यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत कर देगा आपका सब चीज, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू वो केल्विन के अनुसार ही निकाली है, ठीक। तो अब क्या है कि हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको यूनिट निकालना है, तो हम लोग सिंपल वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इंजीनियरिंग की विशेषता ये है कि रटने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, तो हम लोग को उसी अनुसार निकालने, एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो हम लोग कैसे उसको निकाल लें, उसका सॉल्यूशन कोई भी हो, तो इसलिए इंजीनियर्स बहुत तेज होते हैं, प्रॉब्लम निकाल लें, सॉल्व करना जानते हैं, याद करने की आवश्यकता उतनी नहीं है, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो क्यू का यूनिट क्या हो गया, वाट, और ये हम लोग को निकालना, सिग्मा को ब्रैकेट में डाल दिए, और एस कितना हो गया, यानी मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, टेम्परेचर टीएस टू द पावर 4 है, तो केल्विन टू द पावर 4। तो सिग्मा का हम लोग निकालेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग यूनिट लिख देते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। तो ये हो गया हम लोग का रेडिएशन। अब रेडिएशन में एमिशन हम लोग देख रहे हैं एक बॉडी का। अगर वही हीट ट्रांसफर हम लोग को बोलेगा कि बताओ एक बॉडी है टेम्परेचर टीएस पे है और दूसरी बॉडी है आपके टेम्परेचर T2 पे है या T इन्फिनिटी पे या T1 पे है, तो मान लीजिए कि हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें लिखा रहेगा कि एक बॉडी है, ये हो गया, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, देखिए इस जगह को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन अगर मिल गया कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2, ठीक है, और गिवन है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये हीटेड है, ये ठंडी है, तो बोलेगा कि कैलकुलेट द हीट रेडिएटेड फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2। तो हम लोग इसमें इसका यूज करेंगे, तो इक्वेशन हम लोग का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, तो Q के ऊपर से बार हट जाएगा और रहे भी तो हम लोग को देने में Q इज इक्वल टू सिग्मा ए ऑफ दिस बॉडी, या ए हम लोग को जो गिवन है। इसमें क्वेश्चन आपको ए से नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा कि पर यूनिट एरिया, तो Q बाई ए निकालेंगे, पर यूनिट एरिया देगा क्वेश्चन। हीट रेडिएटेड फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 पर यूनिट एरिया देगा, तो सिग्मा T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4, ये क्वेश्चन होगा, ये इसका यूज होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब ये गलती मत करना, सिंपल मैथमेटिक्स है कि T1 माइनस T2 टू दी पावर होल का पावर 4, ये गलत है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में अंतर होता है, तो वैसे यहाँ अंतर हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना कि भाई होल का पावर 4 ले लेना, गलत है, एकदम गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, इसका हम लोग यूज करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे हम लोग अलग लेक्चर लेंगे, 2-3 लेक्चर लेंगे, उस पर हम लोग आएंगे। फिर अगला आता है थर्मल डिफ्यूजिविटी आता है, फिर लिक्विड्स एंड गैसेस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा रेडिएशन। अब हम लोग देखेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी और हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, या हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड, शॉर्ट में फ्लूइड कहेंगे उसको। तो एक बार हम लोग हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे उसके। तो देखिए हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस, तो देखिए कंडक्शन में आपका हम लोग देखे थे कि जो मेटल्स सॉलिड होते हैं, सॉलिड में उसमें हीट ट्रांसफर जो होता है वो दो कारण से होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और दूसरा होता है ट्रांसफर, और दूसरा हो जाता है आपका लैटिस वाइब्रेशन।
तो ये कहाँ कहाँ होता है हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, आप लोग उस पर डिस्कशन कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो। अब फ्लूइड्स में कैसे होते हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड प्लस गैसेस। इसमें जो होता है वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर से होता है इसमें। तो इसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, तो हम लोग को पहले से ही पता है कि जो लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, या फ्लूइड हैं जिनको कहा जाता है अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें क्या होता है कि आप हीट करना शुरू किए इसको, तो इसमें एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये वाइब्रेट पहले करेगा, लेकिन वाइब्रेशन करेगा तो इसके रेंज में कोई है ही नहीं, तो कितना वाइब्रेट कर लेगा, तो वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो उससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये दूर दूर है सब, तो क्या होगा कि एनर्जी जब इसकी सफिशिएंट हो जाएगी तो ये लॉन्च होगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स लॉन्च होंगे इधर उधर, तो लॉन्च होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई उधर होगा। तो मान लीजिए कि ये लॉन्च होकर इससे टकराया, ये भी बहुत सारे होते हैं, ये इससे टकराया तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये एनर्जी आगे बढ़ेगा। जैसे कैरम खेलते हैं ना आप लोग, हम लोग कैरम खेलते हैं तो कैसे टकराता है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। स्ट्राइकर जब टकराता है गोटी से, या बिलियर्ड्स खेलते हैं तो वैसे ही होगा। तो इसमें किस तरह से होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर से। तो इसको हम लोग, इसका इक्वेशन जो है वो होता है हमारा, कौन सा इक्वेशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो टर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें क्या होता है, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। हो सकता है कि मेरे से थोड़ी सी एरर हो जाए, क्योंकि मैं अपने याद भी कर रहा हूँ, नोट्स में उतना क्लियर लिखा नहीं है और थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर है, ठीक है। इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बेसिक हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। असली हम लोग को काम करना है कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो अति आवश्यक है। आज के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर पे मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा, हो सकता है 2 लेक्चर जाए, 3 लेक्चर जाए, 5 जाए, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी पूछता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो असली चीज़ समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है, ये सब भूल जाएंगे आप लोग। हाँ, तो एक हमारे सर थे, मंडल सर, अभी हैं अभी हैं, तो वो कहते थे थ्योरी चाटने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी चाटते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थ्योरी नहीं आता है, समझे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आवश्यक है। तो हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें क्या होता है, ये मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एनर्जी है, इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T/m। तो वेयर, अब यहाँ पे गलत मेरे से हो सकता है कि मुझे याद जो है वो क्या है, E इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे K आ जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या कोई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं शायद इसे, रूट अंडर T/m। ये मुझे कुछ याद है, हो सकता है ये गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी के लिए इसको लेके चल रहे हैं। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा इसको, इसके लिए मुझे क्षमा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, T, वेयर T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ m जो है वो है आपका मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे मोलर मास जब गैस का आ गया तो इसको भी हम लोग कैसे ही कर देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो फ्लूइड नहीं गैस कहेंगे। तो इसमें टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ ये है कि काइनेटिक एनर्जी गैस का कब बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन मोलर मास अगर अधिक रहेगा तो उतनी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्यों, ये सिंपल सी बात है कि जैसे कि एक पतला व्यक्ति है, वो ज़्यादा तेज भाग सकता है, उसका शरीर हल्का है, लेकिन मोटा व्यक्ति तो उसको थोड़ा सा कठिनाई होती है इधर उधर भागने में, क्योंकि उसका शरीर भारी है। तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए छोटा पत्थर, उसको उठा के ऐसे फेंक सकते हैं ईजिली, लेकिन बड़ा पत्थर भारी है, उसको शॉर्टपुट गेम में जैसे फेंकते हैं
उसको फेंकना थोड़ा कठिन होता है। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि मास से कॉमन सेंस की बात है कि मास जब ज़्यादा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी उसमें कम आएगा एनर्जी। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो किसका एच बढ़ेगा, एच पे ही ना डिस्कशन है। तो हीलियम को लीजिए, हीलियम का जो मोलर मास है वो 2 है। और हम लोग मान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेते हैं या किसका लेते हैं, एयर का। एयर जो है, एयर का कितना होता है 29 होता है, और आर्गन का कितना होता है वो होता है 40। तो सबसे ज़्यादा किसका सेम टेम्परेचर दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी रहेगा, वो रहेगा हमारा हीलियम का। क्यों? क्योंकि हीलियम का मोलर मास कम है। तो ये 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा। समझ में आएगा? ये बेसिक चीज़ है। तो किसका एच अधिक रहेगा, हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर HTC, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये हीलियम का अधिक रहेगा सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब एक चीज आता है वो है थर्मल डिफ्यूजिविटी। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इसी में हम लोग निपटा लेंगे। हम लेक्चर थर्मल डिफ्यूजिविटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या झूठ मूठ का उसको छोड़ना, अगले लेक्चर दिए खत्म करो कहानी, है ना। ऐसे ही टालते टालते सारी उमरियाँ बीत गई लक्ष्य प्राप्ति हुआ नहीं, तो कितना टालना। और रेडिएशन से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, एक लास्ट टर्म है आज के लेक्चर का, वो है हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी। बोर्ड टेढ़ा हो गया, आप लोग को शायद देखने में दिक्कत कठिनाई आ रही होगी। अब है हम लोग का एक टर्म है थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये मोटा चल रहा है क्योंकि पुराना हमारे पे गलती से यूज करते हैं। ठीक, तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, तो मैं पहले इस पे आ जाता हूँ। तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे अच्छा टेक्निक है, इसका टर्म लिख लेना, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी, के अपॉन रो सी। ठीक है, ये स्मॉल सी। तो इसमें क्या है कि के डिनोट करता है वेयर, वेयर इसी से आपको समझ में आएगा। वेयर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और यूनिट तो पता ही है आपको, यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर केल्विन या मीटर डिग्री सेल्सियस। रो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं, रो इज द डेंसिटी है शायद हमारा, नहीं दिया इसमें, कोई बात नहीं। रो है हमारा डेंसिटी होगा। ठीक, रो है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक, और सी जो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डेंसिटी है मीटर पर किलोग्राम, क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और ये क्या हो गया हमारा, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है इसको कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका याद नहीं आ रहा यूनिट, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसको क्या है। ये देखिए, चलिए इसको कट ही कर देंगे, चलिए या कंफ्यूजन, चलिए थैंक यू।